वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पी-बाई-क्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 24 नवंबर शिफ्ट 1 2024 की पी बाई क्यूज। आपकी चयन परीक्षा में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं ये सभी प्रश्न। और मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, बेसिक तरीका भी आपको बताता हूँ और जो प्रश्न में ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से किया जा सकता है, वह तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो लेंदी हो जाती है कई बार, लेकिन आपके पास प्रश्न को सॉल्व करने के जितने तरीके संभव हो सकते हैं, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले ये जो पीडीएफ्स रहती हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उससे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका नाम है सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। जो भी अपडेट रहती हैं तैयारी के संबंध में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है एनसीईआरटी आधारित नंबर सिस्टम का वन शॉट आ गया है। एनसीईआरटी आधारित सीरीज इसलिए स्टार्ट करनी पड़ी क्योंकि चयन परीक्षा में अभी आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न कट कॉपी पेस्ट किए गए थे। मतलब एनसीईआरटी लेवल के प्रश्नों को पूछा गया था। जिस अभ्यर्थी ने इनका अध्ययन अच्छे से किया हुआ होगा, उसका पेपर अच्छा गया है। तो वर्ग 3 मेंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी लेवल का करना पड़ेगा। और मैं बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहा हूँ इस एनसीईआरटी के वन शॉट में। लगभग 27 वीडियो में अपना पूरा काम हो जाएगा। यदि आपने इन 27 वीडियो को देख लिया, तो समझो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही अपनी पीवाईक्यू वाली सीरीज चल ही रही है, जिसमें हम शिफ्ट के हिसाब से प्रश्नों को अभ्यासित कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका वर्ग 3 वाला, जो पीवाईक्यू वाला। आप इनको पूरा कवर करिएगा। और यदि हम बात करें, ये जो नंबर सिस्टम जो वन शॉट वाला स्टार्ट किया है हमने एनसीईआरटी लेवल का, वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और जो 2022 में पेपर हुए थे, उनका प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी है। और एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है, कल मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स की एक पीडीएफ भेजी थी आपको, एनसीईआरटी की है। हाइलाइट किया हुआ है, इसको पढ़ा हुआ था अच्छे लेवल पे जाके। तो हाइलाइट भी है, आप इसको पढ़िएगा। आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स इस तरीके से कवर हो जाएगा। कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्न बन जाए, गलत नहीं होना। पर्यावरणीय रसायन जो महत्वपूर्ण प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण संबंधी जो भी चीजें हैं, नीतियां हैं, वो आपको पर्यावरणीय रसायन एनसीईआरटी की पीडीएफ में मिल जाएंगी। और ये आपको, ये आप जब ये बैच ज्वाइन कर लेते हो टेस्ट सीरीज वाला, तो ऑटोमेटिक आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, एमपी शिक्षक वर्ग 3 वाला। उसमें हम जो भी कंटेंट सेंड करते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। जो भी मैं वीडियोस की कुछ जो मैंने देखी हुई थी, वो यहाँ पर मैंने सेंड करी हुई हैं। आप इनको देख सकते हो। इनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, उन पे एमसीक्यूज रहते हैं, वो यहाँ पर भी मिलते हैं। बाकी टेस्ट संबंधी जो भी चीज़ें हैं, वो तो आपको मिल ही रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा ये टेस्ट सीरीज को, आप ज्वाइन करिएगा। एमपी में सबसे बेहतर तरीके हम इस पे कार्य कर रहे हैं। इतने अच्छे स्तर पे जाके अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज़ आपसे पहले ही क्लियर कर दूं, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि सीरीज चलती रहे, मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे कि हाँ काफ़ी सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को,
ताकि हम बार-बार इस चीज़ पे बात ना करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, जहाँ-जहाँ आप साझा कर सकते हो आप उसको ज़रूर साझा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अपना पहला वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। पहले वाले प्रश्न को देखेंगे, यदि बहुपद 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अभी हम एक फ़ोल्डर बनाने जा रहे हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर ही, जो टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है, उसी के अंदर ये वाली पीडीएफ तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 3x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और qx बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस b को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष फल रिमाइंडर समान बचता है, तो b का मान बताना है आपको। यहाँ पर आपको b की वैल्यू बतानी है, क्या हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें याद रखिएगा। यह जो प्रश्न है आपका शेषफल प्रमेय का है। बहुपद में एक प्रमेय होती है, रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम होती, क्लास 9 में मिलती है, क्लास 10th में भी आपको ये देखने को मिलती। उसी पर आधारित ये प्रश्न है। अब देखिए सॉल्व करें यदि हम इसको, तो जब आपसे बोला जाए एक बहुपद दे दें और वो किसी से विभाजित हो रहा हो, तो उसकी वैल्यू आप पूरे बहुपद में रख देते हो। तो यहाँ से x माइनस 2 को आप x माइनस 2 बराबर आप 0 लेके चलोगे, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। यानी इस x का जो 2 मान आया, एक बार इसमें रखेंगे, एक बार इसमें रखेंगे, और दोनों को जो शेषफल मिलेंगे वो आपस में हम बराबर कर देंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे। तो हम एक रखते हैं वैल्यू, यहाँ पर हम रखेंगे 3, x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस b, अब यहाँ पर भी हम रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं क्योंकि हमको दिया गया था, इससे विभाजित कर रहे हैं, प्लस 2 गुणा 2, x की जगह पे 2, माइनस 5। अब ये किसके बराबर आएगा? ये इससे हमें कुछ शेषफल मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? शेषफल मिल जाएगा, जो हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो इस वैल्यू के बराबर होगी, मतलब इसमें 2 का मान रखने के बराबर होगी। तो चलिए पहले हम चाहो तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करें, फिर हम इसको भी कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? चलो यहीं कर लेते हैं हम इसको। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 8, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना? 24 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 भी आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 5 आ जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। 24 और 4 आपका 28 हो जाएगा, या चाहो तो आप यहाँ से माइनस कर लो, -1 बचेगा, 23 प्लस 4 भी बचेगा, 23 प्लस 4 भी बचेगा। क्लियर है? अब हमने ये 2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, हमें शेषफल मिल गया कितना? 23 प्लस 4b। क्या मिल गया शेषफल? 23 प्लस 4b। अब इस x बराबर 2 का मान हम इसमें भी रखेंगे, कुछ हमको शेषफल मिलेगा, फिर बाद में दोनों शेषफल को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्लियर है? देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब x बराबर 2 का मान दूसरे वाले बहुपद में qx में रखते हैं हम। किस में रखते हैं? qx में रखते हैं। तो 2 की पावर कितनी? 3 हो जाएगी, ठीक? प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर है, माइनस 4, x का मान यहाँ पे हम 2 रख लेंगे, माइनस b। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, ठीक? 2 की पावर 3 8 और ये 2 16, प्लस 4 माइनस 8 माइनस b। इसको और सॉल्व करेंगे, आपका 16 4 20 हो जाएगा। आप 20 में से इसको माइनस करोगे 8 को, तो आपका 12 माइनस बी बचेगा। 12 माइनस बी यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है। लेकिन क्वेश्चन में बोला था विभाजित x माइनस 2 से विभाजित कर रहे हैं, यानी x बराबर 2 रख रहे हैं। इसमें सिंपल सा जब रहता है तो डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि x माइनस 2 बराबर 0 लो, x की वैल्यू 2 आएगी, उसको एक बार इस बहुपद में रख दो, इस बहुपद में रख दो, आपको शेषफल मिल जाएगा। फिर बाद में दोनों शेषफल समान थे, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। 23 प्लस 4b बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस बी। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का बी इस तरफ लेके आ जाओ, 4b प्लस बी बराबर 12 माइनस 23 हो जाएगा। तो 4b और आप b को जब ऐड करोगे तो 5b हो जाएगा, उस तरफ आपका माइनस का 11 बचेगा। कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। इसको आप 2 में से, चलिए 23 में से 12 माइनस कर लो, आप 23 में से 12 माइनस कर लो,
1 बचेगा, 11 बचेगा। लेकिन साइन माइनस लगा था इसमें, तो आपका ये माइनस का आ जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन ले लेते हैं। घटा तो आप 23 में से 12 को ही रहे हो, 11 बचेगा, लेकिन साइन आप बड़े वाले नंबर का ले लेते हो। अब b की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी देखने को मिल गई? b की वैल्यू मिल गई -11/5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ आया होगा। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, क्लास 9 में भी मिलता है, क्लास 10 में भी आपको मिलता है। तो एनसीईआरटी सोचिए, एनसीईआरटी को प्री में फॉलो किया गया, तो मेंस में सोचिए आप बड़े स्तर पे फॉलो किया जाएगा। और कल बहुपद वाला ही वीडियो आने वाला है, वन शॉट वाला, आप जरूर देखिएगा उसको। ये सॉल्यूशन है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ को आपको मिल जाएगी। अब हम फास्ट फास्ट करेंगे, क्योंकि अब सरल प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 70 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। देखिए, दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। माना त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? 2x है, 3x है और 5x है। ठीक है। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, योग कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x, यानी सभी भुजाओं का जो योग है वो किसके बराबर है? 70 के बराबर है। ऐड कर लो, 5 3 8 तो 10। 10x बराबर कितना आ जाएगा आपका? ये 70 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा आपका 7। x का मान आ गया 7। अब बड़ी भुजा पूछी थी, बड़ी भुजा यहाँ पे कितनी? 5x है, तो x की जगह पे 7 रख लो। 5 7 35, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को कभी इस तरीके से नहीं किया जाता। परिमाप दिया है आपको, सीधा 70 लिखो, 70 लिखो। 70 किसकी वैल्यू है? क्या तीनों की वैल्यू है? 5 3 8 और 2 10, तीनों की वैल्यू, तो 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, घटेगा। चलो 10 से डिवाइड कर दिया अभी हमने। 70 किसकी वैल्यू है? तीनों को मिलाकर 10 की वैल्यू है। अब हमको किसका मान पूछ रहे हैं? हमको किसका मान पूछ रहे हैं? उन्होंने पूछा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा कितनी? 5 है, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, ये कट जाएगा। 5 सत्ते 35 आ गया। इस प्रश्न में आपसे घुमा के कुछ पूछते, वो मैं चलिए नया प्रश्न बनाता हूँ। नया प्रश्न बनाते हैं। देखो 70/10 तो आपको ये दिया है। आपसे भी पूछ लेते, सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर बताओ। क्या पूछ लेते आपसे? सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर। तो मुझे बताओ 5 और 2 का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 3 है। तो कितना आंसर आ जाता आपका? ये कट के 21 आ जाता, 21 आपका आ जाता। मतलब रेशो मेथड से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक। हमसे लेकिन क्या पूछा था? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, जो कि 35 आ गई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पेडागोजी का है, व्यवहार प्रणाली मॉडल केंद्रित है। जो बिहेवियरल सिस्टम मॉडल फोकस किस पर करता है? किस पर केंद्रित है? व्यवहार प्रणाली। विशिष्ट व्यवहार विकास पर, इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट स्वैच्छिक व्यवहार पर, स्पेसिफिक पे, या स्पेसिफाइड बिहेवियरल डेवलपमेंट पे, और स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस सब्स्टिट्यूशन एंड प्रीवियस नॉलेज पे, विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन और पिछले ज्ञान पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो व्यवहार प्रणाली आपकी विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन प्रतिस्थापन और पिछले ज्ञान पर आधारित होती है। इसकी विस्तृत व्याख्या आप जब टेस्ट में पढ़ेंगे तो वहां से ही क्लियर करना। यदि मैं पढ़ के बताने लगा ये सारी चीज आपको, तो बहुत सारा टाइम जाएगा। जो आप टेस्ट लगा रहे हो एप्लीकेशन पे, वहां आप देखो, विस्तृत व्याख्या को जरूर रीड करो। आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। देखिए किसने दिया था वो तक सब कुछ यहाँ मिलेगा, बहुत शानदार तरीके में, ये हर चीज उसकी आपको देखने को मिलेगी। अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे हम। इंटरचेंज वाला है, चिन्ह माइनस और गुणा, संख्या 8 और 2। तो तो आपको इसका मान बताना, इनका परिवर्तन करना है, इंटरचेंज करना है। हर शिफ्ट में हमें इंटरचेंज का एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो पहले हम क्या दिया है आपको? 8 प्लस 2 भागित 4 गुणा 3 माइनस 3 हमें दिया हुआ है। इंटरचेंज कर लेते हैं हम किस किस को? माइनस और गुणा को। जहां माइनस है वहां गुणा, जहां गुणा है वहां माइनस। जहां 8 है वहां 2, जहां 2 है वहां 8। तो 8 की जगह पे मैं 2 कर देता हूं। प्लस का प्लस ही रहने दो, प्लस का नहीं बोला। जहां 2 है वहां 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 2 को इंटरचेंज करना था। अब इनको तो नहीं करना, इनको नहीं करना। अब जो भाग है वो भाग का भाग ही रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। 4 का 4 ही रहेगा। गुणा है, वहां पे आपका माइनस आ जाएगा। माइनस और गुणा को चेंज करना है, माइनस आ जाएगा इसकी जगह पे, -3। और जहां माइनस है वहां गुणा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बॉडमास रूल आप, यहाँ बॉडमास लगता है।
बॉड मास, क्या लगता है भैया? बॉड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पहले ब्रैकेट दिया हुआ हो कहीं पे तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ मतलब का शब्द दिया हुआ हो, गुणा का मत दिया हुआ हो तो गुणा सॉल्व करो, ऑफ करो में से ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा। डिवीजन दिया है तो डिवाइड सॉल्व करो पहले, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर एडिशन सॉल्व करो, सबसे आखिरी में घटाओ। पहले हम डिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बी और ओ तो दिया नहीं, ब्रैकेट और ऑफ का शब्द तो दिया नहीं, तो हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन यही दिया है, तो पहले डिवाइड करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 का 2 रहेगा, प्लस का प्लस, डिवाइड करोगे 8 को 4 से 2 आ जाएगा, माइनस 3 गुणा 3। अब जोड़ोगे घटाओगे नहीं, क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 प्लस 2 माइनस तीतर का ये आपका 9 आ जाएगा। 2 और 2 ऐड कर लो, 4 माइनस 9 आपका आ जाएगा माइनस का 5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज मिक्स किया गया है यहाँ पर। 9.5 परसेंटेज ऑफ 9.5% ऑफ 1800 प्लस 760 भागित 4 बराबर। देखिए हिंदी में भी उन्होंने ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब मैंने बॉड मास में बताया, ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, जहां ऑफ हो वहां आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं होती। क्लियर है? सॉल्व करते हैं हम इसको, तो 9.5 परसेंटेज जब हटता है तो अपॉन में 1/100 बन जाता है। क्लियर है? ऑफ मतलब गुणा लगा दो, 1800 का 1800 लिख दो। ये जो पॉइंट चाहो तो पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस 760 भागित 4 आपका रहने दो, चाहो तो डिवाइड कर लो। इसको सॉल्व कर लो। आ, आप 2 जीरो से तो अपनी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर है? आप 95 इंटू 18 कर लो, आप फिर 10 से डिवाइड कर देना। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 18 पंजे कितना आ जाएगा? 90 का जीरो आ जाएगा, कैरी का आपका चला जाएगा 9। 18 पंजे 90, कैरी जीरो, 18 नब्बे आपका आ जाएगा 162। 162 में आप 9 ऐड कर लो, कैरी का 1 जाएगा, कैरी 1 6 और 1 7 आ जाएगा, 171। तो ये कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा, 171, लेकिन ये वाला आपका जीरो भी रहेगा। ठीक, 171 और अपॉन में आपका 10 चल ही रहा था, 171 तो 95 गुणा 18 करने पे आपका 1710 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1710 आ रहा है। क्लियर है? 18 पंजे 90 का अपन ने जीरो लिख लिया था, प्लस इसको भी आप ये जीरो तो आप चाहो तो कैंसिल कर दो, हटा दो, यहाँ से हट जाएगा, 171 बचेगा। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, कैरी का 3, 4 नम 36, और फिर आपका जीरो का जीरो बच जाएगा। इनको ऐड कर लो, 171 और 190 को ऐड कर लो, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 15, 16 का 6, कैरी का 1, 300। यहाँ पे आपका 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपसे जब बने आप 10 सेकंड आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमसे हर एक प्रकार के अभ्यर्थी जुड़े हुए होते हैं। हम पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे यहाँ पे, हम किस तरीके से उसको करना है वो आपको बता रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत टाइम इनमें लगेगा, फिर खुद करना और एक करवाना अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का प्रथम चरण है? उपयुक्त सीखने के अनुभव का चयन, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन और संगठन, उद्देश्यों का निर्माण। इन्होंने बोला कि भैया प्रथम चरण पूछा है पाठ्यचर्या विकास का, जब पाठ्यचर्या करिकुलम बना रहे हैं, प्रथम चरण। एक ऑप्शन है पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन। तो आप खुद देखिए, जब पाठ्यचर्या करिकुलम बनाया जाता है तो उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? उद्देश्यों का निर्माण किया जाएगा। पहले उद्देश्यों का निर्माण होता है, फिर शिक्षण सामग्री का चयन, संगठन होता है, फिर अनुभव का चयन होता है, उसके बाद ही मूल्यांकन प्रक्रिया सबसे लास्ट में अपनाई जाएगी। अब आते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। इससे मैं आपका पॉलिनोमियल का बहुत सारा भाग क्लियर कर दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, कोशिश करना है कि अपना जो परिवार है 1 लाख प्लस जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपके सिलेक्शन तक 1 लाख तक जरूर पहुंचाइए। 3 किस प्रकार का बहुपद है? द्विघात बहुपद, अविरत बहुपद, घनीय बहुपद, रैखिक बहुपद। घनीय है, रैखिक है, द्विघात है, अविरत है, 3 दिया हुआ है उन्होंने।
तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, द्विघात क्या होता है? जिसकी पावर आपको 2 दिख जाए, जिसकी डिग्री आपको 2 देखने को मिल जाए, तो ये नहीं है। अविरत है, ये कांस्टेंट है। देखिए उन्होंने हिंदी में कंफ्यूज किया, इसलिए कहते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है ना, बाइलिंगुअल, चलो हिंदी में भी आनी चाहिए, और अंग्रेजी में भी। अचर बहुपद ना देके, अचर बहुपद ना लिख के उन्होंने अविरत लिख दिया। इंग्लिश में देखिए कांस्टेंट, इंग्लिश का तो नाम जो है वही रहता है, इसलिए कांस्टेंट भी याद हो, क्वाड्रेटिक याद हो। हिंदी में कई बार वो भिन्न-भिन्न अ, नाम का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं वो भी। पेपर बनाते हैं इंग्लिश में, बाकी का होता है ट्रांसलेशन पूरे का। तो यहाँ पे कांस्टेंट ट्रांसलेटर ने, अब जो भी ट्रांसलेटर यूज़ करा होगा उसने अविरत लिख दिया। तो काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, ये अविरत क्या? इसको पता था कि यार कांस्टेंट होता है ये, अचर होता है, तो वो कर देता। ठीक, तो चलिए इसका आंसर तो अपना हो गया कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट में आपका 2 हो गया, कोई सी भी संख्या है जो आपकी, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाती है। किसमें आ जाती? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाती है। अब हम कुछ चीजें समझते हैं बहुपद की। बहुपद, यहाँ पे 3 दिए हैं, द्विघात दिया है, घनी दिया है, रैखिक दिया है। इन तीनों को समझते हैं। बहुपद क्या होता है? जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ हो। जैसे मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें आप देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, आपको बहुत सारे प्लस माइनस के चिन्ह के द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसको बहुपद बोला जाता है। जिसमें कुछ एक्स वाई जेड जैसे शब्द देखने को मिल सकते हैं, कांस्टेंट संख्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो ये आपका बहुपद है। बहुपद भी आपके होते हैं, यदि हम बात करें, यहाँ टाइप देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बहुपद में दो चीजें होती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर मतलब वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट। चर मतलब जैसे एक्स वाई जेड जो आपको बहुपद में देखने को मिलेंगे, वो चर होते हैं, इनके मान फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं। अचर मतलब 2 3 4 1, जो जो भी संख्याएं होती हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं। मैं आपसे कहूं क्या 2 को आप 5 लिख सकते हो? नहीं, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, किसी भी बहुपद के अंदर देखने को मिल जाए, यानी 2 का मान, जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे अचर बताओ, आप बोलेंगे अचर यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 का मान हमेशा इस बहुपद में यही रहेगा। लेकिन x क्या है? वेरिएबल है, x का मान अब बदल सकता है, परिस्थिति के अनुसार सॉल्व करेंगे तो अलग अलग मान इसको इसके हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अचर आपका नंबर जो है, ये कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, एक्स का गुणांक 2 है, 3 आपको पता है, ये कांस्टेंट है। इनको जो एक्स स्क्वायर या एक्स के जो आगे रहते हैं, उनको गुणांक कह देते हैं उसी चीज का। मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5 है। एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ कितना है? 2 है। मैं आपसे इसमें बोलूं कांस्टेंट बताओ, 3 है। अब इसके प्रकार देख लो आप, हम घात के आधार पे देखेंगे। किसके आधार पे? घात। डिग्री के आधार पे देखेंगे हम, डिग्री, डिग्री के आधार पे देखेंगे हम। अब देखिए, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम डिग्री कहते हैं। इसमें डिग्री कितनी है? 2 है। वैसे एक्स के पावर ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। तो जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2। मैं आपसे कहता 2 एक्स की पावर 10 प्लस 2 एक्स की पावर 5 प्लस 3, तो उसमें डिग्री बताओ आप, इसकी घात कितनी हो जाएगी? जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी? इसकी डिग्री हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्लियर? इसी डिग्री के आधार पर इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक। इसे बोला जाता है लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। इस जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, मैंने लिख दिया केवल 3x, मैंने लिख दिया x। इनमें आप जो x की पावर जो देखोगे ना, वो आपको केवल एक देखने को मिल रही है। एक देख लिखा नहीं है, लेकिन वो एक ही माना जाता है। तो इनको रैखिक बोलते हैं। एक होता है बहुपद, एक होता है बहुपद, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। इसकी जो घात है, डिग्री है, वो 2 होती है। जैसे मैंने लिखा, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया, इसकी मैक्सिमम जो पावर आपको देखने को मिल रही है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, इसे बहुपद बोलेंगे। सॉरी, बहुपद लिख दिया मैंने, इसे बोलते हैं द्विघात। द्विघात, क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और एक होता है घनीय। क्या होता है? घनीय। इसे बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 5 लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 2 x की पावर 3
प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर आप जो हाईएस्ट पावर आपको देखने को मिल रही है वो 3 मिल रही है, इसलिए इसे घनीय बोलेंगे। आशा करता हूँ क्लियर हो गया आपको। वो जो कांस्टेंट बहुपद है, जैसे 2 लिखा मैंने, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x नहीं लिखा, हम चाहे तो लिख सकते हैं 2x की पावर 0। इसकी जो घात है, डिग्री है ना, इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा शून्य होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? शून्य। अब मैं 2x की पावर 0 लिखूं या मैं 2 लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लास्ट में 2 ही मिलेगा। यानी जो कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट बहुपद मिलेंगे, अविरत बहुपद मिलेंगे, अचर बहुपद मिलेंगे, उनकी जो डिग्री है वो हमेशा शून्य रहेगी, हमेशा शून्य। ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बहुत शानदार तरीके में हमने यहाँ पर भी आपको चीजें प्रोवाइड करी है। देखिए डिग्री 1 है लीनियर की, क्यूबिक की कितनी है डिग्री? 3 है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। क्वाड्रेटिक की कितनी है? ये 2 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद वाली एक कल आपको वीडियो मिलने जा रही है, आप देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, प्री में, मेंस में भी देखने को मिले। यदि कठिन से कठिन आया तो हम उस एनसीईआरटी वाले वन शॉट से क्लियर करेंगे। दिए गए दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताइए। 2, असीमित, 3, केवल 1। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। आपको बोला कि दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब दो गिवन पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए खींच के देखते हैं। केवल एक रेखा यहाँ पर पॉसिबल है। कितनी रेखा पॉसिबल है? एक रेखा पॉसिबल है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा केवल एक। ठीक, क्या आ जाएगा? 2 भी नहीं, असीमित भी नहीं, 3 भी नहीं। यदि वो बोलते कि बताओ भैया आपको एक बिंदु दिया गया है, उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, फिर आप खींच के देखते। एक ऐसी चली गई, फिर एक ऐसी चली गई, फिर एक ऐसी चली गई। खींचते जाओ, खींचते जाओ, कितनी मिलती? अनंत मिलती। अनंत, इनफाइनाइट। एक बिंदु से, एक बिंदु से, 1 पॉइंट से, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती? अनंत। लेकिन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? आपके इसमें पता है काफी बच्चे असीमित भी लगा सकते थे कि नहीं, एक रेखा हम ऐसे करके भी तो खींचे जा सकते हैं। रेखा ऐसी होती है, रेखा सीधी होती, कर्व नहीं होती है, कर्व नहीं होती, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हम तो बहुत सारी खींच पा रहे हैं, हम इसको चैलेंज करेंगे, ये देखो हमने एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा हमने ये खींच दी। नहीं, रेखा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की बात है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम। यूक्लिडियन, यूक्लिडियन ज्यामिति क्लास 9 में बहुत अच्छा दिया है। जब वन शॉट करेंगे बहुत शानदार तरीके में करेंगे। यह वाला क्वेश्चन वहीं का था जो कहते हैं ना एनसीईआरटी में से ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी, बहुत बड़े स्तर पे हेल्प करेंगी। जो वन शॉट में कर रहा हूँ वो वाला बहुत बड़े स्तर पे काम आएंगी। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी है, इसका क्षेत्रफल आपको 130 सेंटीमीटर 130 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, इसका परिमाप क्या है? ऐसे क्वेश्चन में पहले देखो यूनिट क्या, सेंटीमीटर, 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 मतलब कुछ परिवर्तन नहीं करना। कई बार वो कंफ्यूज करते हैं, कुछ सेंटीमीटर में कुछ मीटर में देते हैं और अभ्यर्थी इस चीज को ऑब्जर्व किए बिना ही सॉल्व करने लगते हैं। तो पहले तो ये ऑब्जर्व किया करो, ऐसे वाले क्वेश्चंस में यूनिट बहुत मात्रक आवश्यक है। कहीं मीटर दे दिया होता तो बदलना पड़ता हमें। परिमाप बताना है। देखिए इसमें बोला है एक आयत की चौड़ाई आपको दी है, उसका क्षेत्रफल दिया है, लंबाई हम 7 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं। आपको पता है आयत की बात हो रही, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो क्षेत्रफल बराबर बराबर क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल, एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है आपका क्षेत्रफल। आपको चौड़ाई दी है, लंबाई हमें अभी नहीं दी, लंबाई हमें नहीं दी। चौड़ाई आपको कितनी दी है? 10 दी है। क्षेत्रफल आपको दिया है 130। तो लंबाई बताइए यहाँ से कितनी निकाल लेंगे हम? 10 डिवाइड में जाएगा तो आपका 13 आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ गई। अब उन्होंने बोला जो आयत की लंबाई है ना उसको 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, मतलब इसमें आप 7 ऐड कर दो, प्लस 7 ऐड कर दो, तो जो नई लंबाई है, नई जो लंबाई है वो आपको कितनी मिल जाएगी? नई लंबाई आपको मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई की तो बात ही नहीं है, चौड़ाई को बढ़ाने की बात ही नहीं करी गई, चौड़ाई तो आपकी 10 ही रहेगी। तो परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? दो लेंथ प्लस ब्रेथ, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, दो का दो रहेगा। लंबाई कितनी है? लंबाई 20 है,
चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई यहाँ पे 10 है। कितना आ जाएगा? 2 गुणा 30 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। एक और तरीका देखो आप, जी हम मन में भी कर सकते थे। मैंने तो आप उनको उनके लिए बताया था कि जो बेसिक से भी समझ पाएँ। एक बेसिक तरीका भी इसका मन ही मन में आंसर लाने का। लंबाई चौड़ाई आपको दी है, जब आपको एक चीज़ दी गई हो और क्षेत्रफल दिया गया हो, तो दूसरी चीज़ पहली चीज़ को डिवाइड कर दो, निकल जाएगी। एरिया दिया है ना, एरिया को आप 10 से डिवाइड कर दो, आपको 13 सेंटीमीटर मिल जाएगी लंबाई। क्या मिल जाएगी? लंबाई। इस 13 सेंटीमीटर में 7 जोड़ दो, तो नई वाली लंबाई है, जो न्यू लेंथ है, वो आपको मिल जाएगी 20। सिंपल है, 20 और 10 को आप जोड़ दो, कितना? 30 आ जाएगा। 30 का डबल कर दो, आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हम बेसिक से भी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन देखिएगा, 36 गुणा 52 बराबर 180, 28 गुणा 17 बराबर 112, 33 गुणा 43 बराबर 108, 29 गुणा 42 बराबर। पैटर्न का प्रश्न है भाई, पैटर्न का। ये पैटर्न आपका कक्षा 5वीं में दिया रहता है। कक्षा 5वीं में वहां से उठाया गया ये वाला प्रश्न। ठीक, उसके कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है, जो कहते हैं कि नहीं ये कहाँ का प्रश्न है, रीजनिंग का है, अलग ही लेवल का दे दिया। नहीं, अच्छा 5वीं का प्रश्न है ये, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी आवश्यक है। भले मैं तो कहता हूँ कि पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा, मात्र 2-2 3-3 दिन लगेंगे एक क्लास की एनसीईआरटी मैथ की करने में। इसमें पैटर्न खोजना पड़ेगा कि 36 गुणा 52 हो रहा है, 36 और 52 का गुणा कर रहे हैं 180। पहली बात, 36 गुणा 52 करोगे तो 180 आएगा। हम तो भैया 30 गुणा 30 भी कर लें तो वो तो 900 आएगा। लेकिन यहाँ तो छोटा नंबर दिया गया है, मतलब इनको कुछ ना कुछ करके छोटा किया गया होगा। चलो छोटा करते हैं, 6 और 3 कितना? 9 बनेगा, गुणा 5 और 2 कितना बनेगा? 10 बनेगा, 90 बन रहा है। ये बात भी नहीं बैठ पाई। मतलब हमने मतलब हिट एंड ट्रायल अपनाना पड़ता है इनमें। मतलब 9 इंटू 10 करा, इन दोनों को जोड़ने पे नहीं बनी बात। अब गुणा करके देख लेते हैं, वही तरीका बचा। फिर डिवाइड करेंगे, जोड़ने से काम नहीं बना, गुणा करते हैं। 3 कितना आ जाएगा? 18, 2 पंजे 10। 18 इंटू करोगे तो क्या 180 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मतलब अपनी ये वाली बात सही, ये वाला पैटर्न लग गया इसमें। और चेक करते हैं, 8 दूनी 10, 10 आ जाएगा। सॉरी 8 दूनी 10 नहीं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, गुणा 7 एकम 7। क्या 16 सत्ते 112 होता है? यस बिल्कुल होता है। इनका गुणा कर लो, तीतर के 9, गुणा 4 तिया 12, 12 नंबर में देख लो आप, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी वही पैटर्न लग जाएगा। 9 दूनी कितना? 18, गुणा 4 दूनी 8, 18 अट्ठे कितना होता है? 162 होता है। तो 162 आपका राइट आंसर। पैटर्न खोजना रहता है अलग अलग प्रकार से, हिट एंड ट्रायल मेथड ही इनमें काम आती है। हिट एंड ट्रायल ट्रायल मतलब आप करो, आपने पहले प्लस वाला दिमाग लगाया, नहीं लग पाया, आपने माइनस वाला लगाया, माइनस वाला भी नहीं लग पाया, गुणा वाला लगाया, फिर आप डिवाइड वाला लगाओ। ठीक, इस पैटर्न में इस तरीके से काम किया करो। इसका 144 दिया है, सॉरी हाँ 144 आएगा। 18 अट्ठे 18 नम होता है, ये तो मैंने गलत किया। 18 नम 162 होता है, 18 अट्ठे बोला है, 18 अट्ठे बोला है, 144 आ जाए। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक हो गई, इसलिए मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। वैसे 8 का 8 से करते, 8 8 8 8 64 का इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 से भी आप ये कर सकते थे। इकाई अंक से ही आसानी से हो जाता, मतलब उसमें तो आपको पूरा टेबल भी नहीं पढ़ाना पड़ता। कुछ अभ्यर्थी इसमें बोलेंगे कि आपने गलत कर दिया, कैसे पढ़ा रहे हो मास्टर साहब हैं? होता है, जब आप पढ़ाओगे तब पता चलेगा। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं सबसे, ठीक, उनको सुधारना अति आवश्यक है। लेकिन यदि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 18, 324, 9, 6, 36 और एक 8 और 64 दिया है। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, परिमाप दिया है। वर्ग का परिमाप आप सभी को पता है क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, जो कि 36 है। मैं इसको 4a लिखता हूँ ना शॉर्ट में। वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a की वैल्यू दी है 36, a की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो देख लो जिसमें भी आपको भुजा, मतलब a मतलब भुजा, जहां पर 9 दिख रहा हो, 9 मिल गया। एक ही ऑप्शन में मिला, हाँ एक ही ऑप्शन में मिला, आपका राइट आंसर। क्षेत्रफल आपको बताना, a का स्क्वायर कर दोगे, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, आंसर आ गया। मैं कुछ नई चीजें बताता हूँ इसमें आपको, कुछ नई चीजें देखते हैं हम, जो कि काम आएंगी हमेशा। वर्ग खत्म करते हैं हम, वर्ग बनाते हैं पहले तो। ये वर्ग बना लिया,
वर्ग की कंडीशन क्या रहती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। यदि ये ए है, ये भी ए है, फिर ये भी ए है, ये भी ए, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं क्या रहती हैं? समान रहती हैं, बराबर रहती हैं। ए बी सी डी। इसका परिमाप आप सभी को पता है। परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4a लिख लो। इसका एरिया पता होना चाहिए। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। इसका विकर्ण आपसे पूछ ले, इसका विकर्ण आपसे पूछ ले, इसका विकर्ण डायगोनल आपसे पूछ ले तो डायगोनल का होता है √2a आता है। भुजा गुणा √2 गुणा भुजा, इसका मान होता है √2 गुणा ए। ये भी आपको याद होना चाहिए। पहली बात, इसके जो सारे एंगल, इसको मैं मिटाता हूँ, इसके सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। एक चीज हमने ये भी समझ लिया। अब इसमें चारों भुजाएं बराबर थी, चारों भुजाएं बराबर थी, सीख लिया। इसके जो विकर्ण बनते हैं, ये जो विकर्ण बनते हैं हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, सभी विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी हमने समझ लिया। ये प्रॉपर्टी से प्रश्न बनता है इसका। क्लियर है? और एक और चीज देख लो कि जो विकर्ण है जो आपस में जो काट रहे हैं, ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये जो है ना, ये 45-45 का बनता है, 45-45। मतलब जो डायगोनल है वो जो वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु है, उसको समद्विभाजित भी कर रहे हैं। यानी टोटल 90 था तो ये 45 हो गया, ये वाला भी 45 हो गया। अब एक और चीज सीख लो, काम आएगी शायद भविष्य में। इसमें क्या रहता है, इनके मध्य बिंदुओं को मिला दें, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या होगा? वो वर्ग ही होगा। क्या होगा? वर्ग ही होगा। क्या होगा भाई? वर्ग ही होगा। यानी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें एक वर्ग ही मिलता है। ठीक, क्लियर है? चलो अब मध्य बिंदु वाली बात कर ली, चलो वो सारे बाद में बताऊंगा मैं। अब विकर्ण का एक और फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये भी क्षेत्रफल का होता है। क्षेत्रफल का ये तो ये हो गया साइड का स्क्वायर। एक और होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। आशा करता हूं आपका जो वर्ग है क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की परिधि 15.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास बताना है, आपको इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर आपको पता है। देखिए, वृत्त की बात कर दी हमने, ये हमने बनाया वृत्त। वृत्त परिधि क्या होती है? जैसे कि त्रिभुज, वर्ग और आयत में आप परिमाप कहते हो। जब व्रत में आ जाते हो उसी चीज को, उसी बाउंड्री को आप परिमाप, परिधि कहने लगते हो, सरकमफेरेंस कहने लगते हो। ये जो बाउंड्री है ना, परिधि है, ये परिमाप है। बात एक ही, परिमाप कहो परिधि कहो, परिधि कहने लगते हैं यहाँ पर आकर हम उसको। सब भाषा, सब कुछ समान है। वहां पे बाउंड्री को हम परिमाप कह रहे थे वर्ग और आयत में। यहाँ पर हम उसी बाउंड्री को, उसी चारों तरफ की बाउंड्री को हम परिधि कहने लगे। इसमें परिधि दी है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr की वैल्यू 15.4 दी गई है। अब आपको व्यास दिया गया है, व्यास मतलब डी बोल लो, और डी का मतलब होता है 2r। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। यानी 2 और r की वैल्यू दी है, 2r को आप चाहो तो साथ लिख लो, 2r गुणा पाई कर लो। बात तो है कि 2r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 2r तो आपका यही रहेगा, पाई की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, ये 15.4, 2r, पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 15.4। तो 2r बराबर, 2r बोले तो मैं इसकी जगह पे डी लिख दूं, डायमीटर लिख दूं, बात एक ही है। 2r बराबर 15.4, और ये इस तरफ आके आपका 7/22 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब ये आपका पॉइंट हटेगा, नीचे आपका आ जाएगा 10। ठीक, अब कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 4 कैरी का, 11 चौके 44। फिर 2 से जा रहा है क्या? यस, 7 बार में जा रहा है। तो कितना? 7 सतैया 49/10। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4.9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? हमने यह चीज देख ली, लेकिन अब जब हमने बात कर ही दी है व्रत की, तो कुछ फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लिए जाए ताकि आप भूले ना। ये तो आपको पता, सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो, क्या मिलता है? रेडियस मिल जाती है, त्रिज्या मिल जाती है, और त्रिज्या का डबल कर दो,
आपको डायमीटर मिल जाता है, इसको डायमीटर बोलते हैं, जो कि डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है, ठीक। और तो इसको वृत्त और कॉर्ड क्या होती है? वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दो आप, इसको बोलते हैं जीवा, कॉर्ड बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से निकल के जाती है, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कॉर्ड होती है, जो सॉरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया पता होगा आपको, एरिया पता होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है जब तक कहा ना जाए। जब बोलने की भैया 3.14 रखो तो रखना है, अदरवाइज 22/7 याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सिंपल है, बहुत जल्द हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना है, स्क्वायर रूट करना है। 11/13, 52, 61, 11/7। सिंपल है, 121 के स्क्वायर रूट करोगे 11 आ जाए, 169 का करोगे 13 आ जाए, 11/13 राइट आंसर आ गया। आगे चलते हैं अब अपन। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक कार 100, 200, 300, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्ग के चारों ओर, चारों किनारों पर यात्रा करती है, कार की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ कार आपको बताना है। अच्छे लेवल का प्रश्न है, काफी सारे अभ्यर्थी कर सकते हैं लेकिन अधिकतर बच्चों से नहीं बनेगा ये। चलिए, अच्छे लेवल का प्रश्न दिया है उन्होंने। अब वर्ग की बात कर दी उन्होंने। पहली बात तो वर्ग का पता होना चाहिए। ये वर्ग है, चारों भुजाएं समान, अभी हमने पढ़ा वर्ग को अच्छे से, क्लियर। तो एक कार 100 किलोमीटर, सबकी सारी भुजाएं बराबर हैं। डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब ये जो लंबाई है ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, इसकी दूरी भी डी, इसकी दूरी भी डी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो बराबर। तो एक कार 100 किलोमीटर पर आवर, 200, 300, 400 किलोमीटर पर आवर की गति से एक वर्ग के चारों किनारों, यहाँ पर चलेगी मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ चलेगी 200 किलोमीटर पर आवर से, 200 किलोमीटर पर आवर से, कहाँ चले गए हम, ठीक। और यहाँ चलेगी कितने से? 300 किलोमीटर पर आवर से, 300 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ चलेगी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। इस प्रकार की ये हमने बना लिया। औसत गति की बात कर रहे हैं। औसत गति का पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र पता हो। औसत गति, औसत गति, पहली बात तो गति का बच्चे वो भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला भूल जाते हैं। इसको याद करो, डी बराबर एस टी, डी एस टी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे जीएसटी सुना ना, जीएसटी, जीएसटी कुछ नहीं करना, जी को डी जैसा बोलना है, क्योंकि जी और डी लगभग पास पास हैं, तो जीएसटी डीएसटी बात एक ही है, इनके लगा दो बराबर, तो डी बराबर एस टी होता है। तो औसत गति की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे, कुल दूरी बटे, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय, ठीक। तो यहाँ से कैसे निकाला? स्पीड निकालना है हमको, क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, तो टाइम बटे में चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक। तो यहाँ से चाल का फॉर्मूला या औसत गति का, गति का हो चाल का हो, बात एक ही, स्पीड लिखा है यहाँ गति लिखा है, ठीक। तो चलिए अब हमें कुल दूरी की बात करें, तो कुल दूरी तो आपको मिल गई ना, डी डी डी। कुल दूरी की वैल्यू, यदि कुल दूरी फाइंड करनी हो तो वो तो आपको 4D मिल गई। टोटल डिस्टेंस में लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस आपके पास है 4D, 4D। लेकिन कुल समय निकालना है, तो कुल समय का फॉर्मूला भी यहां से बनाओगे आप। कुल समय का फॉर्मूला कैसे बनेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम, टोटल टाइम। चलो हिंदी में लिख लेते हैं, कुल समय, कुल समय, कुल समय। कुल समय का फॉर्मूला क्या है, या समय का फॉर्मूला कह लो आप, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन क्या है? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन समय निकालना है तो यहाँ का समय निकालना पड़ेगा, कितना समय लगा, फिर इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसके लिए भी अलग से समय निकालना पड़ेगा, फिर इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमें कुल समय मिलेगा। नहीं, 4 कंडीशन बन गई। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस इसकी भी ये है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड बना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बना। तो डिस्टेंस तो सभी की कॉमन है 4, स्पीड कितनी है? 100, प्लस दूसरे वाले केस में भी डिस्टेंस कितनी है? डी, स्पीड कितनी है? 200, प्लस तीसरे वाले केस में डिस्टेंस कितनी है भाई? 300, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस तो डी है, सभी की समान है, क्योंकि वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में सारी दूरी बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बटे 300, प्लस डिस्टेंस डी ही है 400, डी तो कॉमन आ गया,
डी तो कॉमन आ गया, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, चलो ले लेते हैं कॉमन। 1/100 प्लस 1/200, 1/200 प्लस 1/300 प्लस 1/400, 1/400। अब क्या कर सकते हैं अपन? एक ही उपाय बचा, एक ही उपाय बचा एलसीएम लेने का। 100, 200, 300, 400 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 1200 एलसीएम आ गया। अब डिवाइड कर लो भाई, 1200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। गुणा लगा लो या जैसे भी ब्रैकेट में लिख लो, बात एक ही है। 12, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी 6, तीचों के 12 4 प्लस 3, इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 6 4 10, 22 और 3, 22 और 3 25, 25/1200, 25/1200। ये आपको मिल गया कुल समय, टोटल टोटल टाइम मिल गया, टोटल टाइम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था? औसत दूरी बराबर एवरेज स्पीड बराबर औसत दूरी बराबर कुल दूरी कितनी मिली थी? 4d, 4 बार चले 4d बटे, नीचे कर लेते हैं 4d बटे, और टोटल टाइम कितना मिल गया? d गुणा 25/1200, 25/1200 सॉल्व करेंगे तो डी से डी तो आपने कट कर दिया, 4 गुणा, ये नीचे है उल्टा पलट जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1200/5, 25, ये 25 है, 1200/1200 ऊपर चला जाएगा, 25 वहीं रहेगा। क्लियर है? अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं अपन। 5 से जा रहा है, पचम 25, 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 जाएगा, 5 चौके 20, 1 0, 5 से जा रहा है, 5 चौके 20, 5 40। अब 4 गुणा 48 कर लो आप, 4 32 का 2, इकाई अंक में 2 देख लो आप, पूरा मत करो सॉल्व। इकाई अंक में 2 केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी आ गया। चलो कर लेते हैं। 4 32 का 2, कैरी का 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 192 किलोमीटर पर आवर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, जिनको ये एवरेज गति वाला, इसमें 2 तरीके से फॉर्मूला लग गया, तब जाके ये हो पाया, किया जा सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं हम। एच एम इसका फॉर्मूला भी होता है, ये हार्मोनिक मीन से होता है। ये एन लिख दो, टोटल दूरी लिख दो, और बटे में आप ये 1/, हमने भी तो वहां पर भी तो यही किया, यहाँ पे आप ये टोटल टाइम लिख दो, बात यही है। यहाँ पे टोटल दूरी बटे टोटल टाइम हो रहा है। टोटल दूरी अपनी कितनी आ गई थी? 4d आ गई थी। बाकी का हमने डी बटे कितना करा? 100 करा, फिर हमने डी बटे कितना करा? 200 करा, फिर हमने डी बटे कितना करा? 300 करा, फिर हमने डी बटे कितना करा? 400 कटा, डी कॉमन लेके डी हमारा कट गया, बाकी एलसीएम लिया, कटपिट किया, अपना आंसर आ गया था। लेकिन जब चीजें बेसिक से देखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें। निम्नलिखित में से कौन सबसे विस्तृत और व्यापक अवधारणा है? परीक्षा, मूल्यांकन, माप या उद्देश्य? सबसे व्यापक अवधारणा कौन सी होती है? आपने पढ़ा भी होगा, सीसीई पढ़ा होगा आपने, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो उसी चीज को पूछा गया है, तो विस्तृत एवं व्यापक अवधारणा आपकी मूल्यांकन है। आगे बढ़ते हैं हम। नियमित चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, बेसिक प्रश्न पूछा गया है, बेसिक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मैं कहूंगा सिली मिस्टेक वाला प्रश्न था ये। जिसको एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज नहीं है, गलत ही करेगा। एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया गया, एक एक बताइए क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, एक वर्ग होगा, या फिर एक आयत होगा। रेगुलर पॉलीगॉन पूछा है आपसे। रेगुलर पॉलीगॉन, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक आयत हो, एक वर्ग हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन की जब बात करते हैं, तो इसमें क्या रहते हैं? सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं क्या हो? सभी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समान हो, और सभी कोण भी क्या हो? समान हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी भुजाएं भी समान हो, साइड्स भी इक्वल हो, और एंगल्स भी इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल हो, सारी साइड्स भी इक्वल हो, तभी हम उसको नियमित चतुर्भुज कहते हैं। तो बताओ आप, क्या समचतुर्भुज में, क्या समचतुर्भुज हमें पता है, समचतुर्भुज हम जानते हैं कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सारे कोण बराबर नहीं होते, तो हट गया ये। क्लियर, हटाओ इसको। समलंब में हमको पता ही, समलंब होता है इसमें का एक ही पैर समांतर होता है समलंब में। ये वाला पैर, ये समांतर भुजाएं होती, बाकी ये नहीं होती। तो इसमें तो पहली बात है, सारी भुजाएं ही समान नहीं हो रही।
एंगल की तो बात ही मत करो फिर। इसका हमें पता है कि सारे कोण सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत का हमने बचपन में पढ़ा था, कि सारे कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। सारी आमने सामने की भुजाएं अकेली बराबर होती, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। आगे चलते हैं अब अपन। नेहा ने 8वीं कक्षा के छात्रों को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने की सही विधि सिखाते समय निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख किया है। शिक्षक द्वारा उपरोक्त में से कौन सी सावधानियों का गलत गलत उल्लेख किया गया है? मतलब बाकी सारी चीजें सही बता दी, एक सावधानी गलत बता दी उन्होंने। देखते हैं गलत कौन सा ऑप्शन है। थर्मामीटर को इस्तेमाल से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। क्या ये सावधानी सही है या गलत है? क्या धोना चाहिए थर्मामीटर को पहले? सुनिश्चित करें कि उपयोग करने से पहले थर्मामीटर में पारा का स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। पारे के इसको हटाओ, अभी टिक मत करो। पारे के स्तर को दृष्टि रेखा के साथ रखते हुए थर्मामीटर को पढ़ें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जगह से आप पढ़ोगे तभी तो आप उसको रीड कर पाओगे। रीडिंग लेते समय थर्मामीटर को बल्ब के पास ना रखें। सही बात है, यदि बल्ब के पास रखोगे तो वो गर्म होगा, थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, जो कि गलत दिखेगी। यह सही बताया शिक्षक ने, यह भी सही बताया, यह भी उन्होंने सही बताया। सुनिश्चित कर लें कि भाई सुनिश्चित कर लें कि उपयोग करने से पहले थर्मामीटर में पारा का जो स्तर है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, नीचे होना चाहिए। और यह चीज उन्होंने गलत बता दी। उन्होंने बोल दिया कि थर्मामीटर को इस्तेमाल से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। गलत बात है। गर्म पानी से यदि धो लेंगे उसको, गर्म पानी क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये गलत चीज बता दी, पहले गर्म पानी से धोना या पहले या बाद में, गलत चीज है, सावधानी गलत है। अगला वाला करते हैं अब हम। एक पाठ योजना की प्रायिकता विकसित करती है। विचलन, डेविएशन, कामचोरी, ट्रुएंसी, मेल एडजस्टमेंट, आयुक्तता या समायोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पॉजिटिव चीज की बात हो रही है तो बिना सोचे समझे आप समायोजन को लगाओ, पॉजिटिव चीज करो यहाँ पे। इसमें कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, आप इसको पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य छात्रों को, शिक्षक को, दोनों के लिए समायोजन की संभावना को विकसित करना है। अगला वाला, नैदानिक परीक्षणों की प्रकृति है। द नेचर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मात्रात्मक, गुणात्मक, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आप सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या हो, ये हो या दोनों हो, कौन सा हो? आप अधिकतर अभ्यर्थी इसमें टिक करेंगे, लेकिन नहीं। जब बात कर रहे हैं नैदानिक की, गुणों की बात होती, क्वालिटेटिव की बात करती, संख्या की बात नहीं होती। यहाँ पर किसकी बात होती? गुणात्मकता की बात होती, क्वालिटेटिव की। नैदानिक परीक्षण आपने पढ़ा है, ये कठिनाई स्तर को जानते हैं, मतलब बच्चे की क्वालिटी को जानते हैं कि वो किस स्तर पे है। संख्यात्मक पहलू नहीं है ये, याद रखिए, गुणात्मक आएगा। अगला, आगमनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इंडक्टिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है आपका? इंडक्टिव। यह पर्याप्त संख्या में ठोस उदाहरणों की सहायता से सूत्र बनाने की विधि, बिल्कुल सही। उदाहरण से नियम की ओर या सूत्र की ओर चलता है, या नियम कह लो सूत्र को। सही बात कह दी, ये तो आधारित है। कुछ उदाहरण देते हैं, फिर सामान्यीकरण से बड़ा। सही, उदाहरण से हम सामान्यीकरण यानी हम उदाहरण से तरीके में विशिष्ट की ओर चलते हैं। हम सॉरी हम सामान्य की ओर चलते हैं, हम सामान्य की ओर चलते हैं। विशिष्ट से स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं हम। तो ये भी आपका आगमनात्मक में होता है। प्रेरण की प्रक्रिया है। हाँ, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है, क्योंकि आगमनात्मक की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जब दो ही समान मिल गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आपका समान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले वाले प्रश्न को देखिए। एनसीईआरटी में हमने कल नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा आंसर। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ एनसीईआरटी पे, आप कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चन शायद कर लो, आप कहीं से भी पढ़ लो। एंटायर यूट्यूब पर कोई भी आपको एनसीईआरटी लेवल का नहीं पढ़ाने वाला, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को नहीं उठाने वाला सीधा, ना कंसेप्ट बताने वाला लाइन टू लाइन। मैं लाइन टू लाइन कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस पे आधारित बेसिक, मीडियम और एडवांस प्रश्नों का अभ्यास आपको करवा रहा हूँ, और उनको आप कर लोगे
तो मैथ में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सा क्वेश्चन गलत जाएगा। पीवाईक्यू सीरीज तो हमारी चल रही है जहाँ पे हम शॉर्टकट जो भी सीख सकते हैं हम सब कुछ सीख रहे हैं, हर तरीका सीख रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा समानुपात में है? 2, 3, 20, 30, 2, 5, 40, 80। समानुपात का मतलब मैंने संख्याएं लिखी हैं आपसे A, B, C, D। समानुपात में होने का मतलब A बटे B जो है ना वो C बटे D के बराबर हो जाए। मैंने लिखा 1, 2, 4, 8। इन्हें हम समानुपात में कब कहेंगे? जब 1 बटे 2 बराबर हो जाए 4 बटे 8 के। सॉल्व करके देखो 1 बटे 2 बराबर क्या? 1 बटे 2 हो गया सॉल्व करेंगे तो। हाँ, तो ये समानुपात में है। समानुपात में A बटे B बराबर C बटे D आ जाए तब समानुपात में कहलाते हैं। तो चेक कर लेते हैं 2 बटे 3 रहेगा, बराबर में 20 बटा 30 रहेगा, कट जाएगा क्या? 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। क्या इनका अनुपात समान है? इन दोनों का जो अनुपात है शुरू के 2 का 2 बटे 3 है। क्या आप पीछे वालों का भी समानुपात जो अनुपात है वो 2 बटे 3 निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है तो इस समानुपात में ऑप्शन नंबर ए। अगला चेक ही नहीं करना, बट कर लेते हैं अपन, थोड़ा कर लेते हैं। दूसरा वाला देखो 2 बटे 5 बनेगा इन दो का। अगला वाला देखो 40 बटे 80 बनेगा, कट जाएगा 1 बटा 2 बनेगा। क्या 2 बटे 5 बराबर 1 बटा 2 क्या समानुपात में है? नहीं है, तो गलत बात। ये फिर ऑप्शन आपके नहीं होंगे, पहला ही मिल गया था हमें तो में से। सामग्री का कीमत या मूल्य जानने के लिए है। टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज। ज्ञान, मूल्यांकन, विश्लेषण या अनुप्रयोग। बताइए मूल्य जानने के लिए क्या है? ये क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, किसी भी चीज का मूल्य जानना हो, कीमत जानना, मूल्य का अंकन करना। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। मूल्यांकन क्या क्या करता है? मूल्य का निर्धारण करता है, समग्र दृष्टि, सिद्धांत, ये बाकी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? किसी सामग्री के गुण, क्वालिटी और मूल्य का समग्र रूप से मूल्यांकन करना। उपयोगिता, गुणवत्ता, अन्य संबंधित पहलुओं का परीक्षण करना, रिव्यू करना, वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना, मूल्य का निर्धारण करना, मूल्यांकन की प्रक्रिया का भाग है। आगे चलते हैं अब अपन। राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है तथा उनकी उम्र का अनुपात 7:5 है। दोनों की उम्र का योग ज्ञात कीजिए। 24 साल, 6 साल, 36 साल, 30 साल। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो मेथड से किया जा सकता है। लेंदी मेथड देखो, श्याम से बोल रहे हैं तो श्याम को हम मान लेते हैं एक्स साल का। पहले एक्स वाला एक्स मान के करते हैं। श्याम कितने साल का है? एक्स वर्ष का है। श्याम एक्स वर्ष का है। राम बताओ कितने का होगा? राम जो है ना श्याम से, अब जिससे बात करें उसको माना करो एक्स, जिससे बात करें तो श्याम को एक्स माना तो राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 6 वर्ष का हो जाएगा। उनकी उम्र का अनुपात ये दिया गया है। आप एक को मानोगे 7x, दूसरे को मानोगे 5x, योग करोगे सॉल्व करोगे आंसर आएगा किसी समय में। तो उनकी उम्र का जो अनुपात है 7:5 है, इन दोनों का अनुपात। तो आप बेसिक से जाओगे फिर आप सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा। इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, हम वहां ट्रिक से कर लेंगे इसको बहुत इजीली वे में। देखो अब आपको दे ही दिया है कि 6 वर्ष का अंतर है, राम और श्याम की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। तो आप मुझे बताओ रेशो में कितने वर्ष का अंतर है? 7 और 5 में ये रेशो भी राम और श्याम का दिया है। अंतर रेशो में अंतर कितने का? रेशो में अंतर है भैया 2 का। तो अनुपात को हम नीचे लिखेंगे। और कितने का अंतर है? आयु में कितने का अंतर? 6 का अंतर है। तो कितने का किसका मान बताना है? दोनों की उम्र का योग। तो दोनों कितने हो जाएंगे? 5 और 7 12 हो जाएंगे। कट करोगे 2 से 3 बार में, 12 तिया 36 आपका आंसर आ गया। 36 वर्ष आपका आंसर आ गया रेशो मेथड से। बहुत इजीली हो जाएगा। एक्स वाले तरीके में करोगे टाइम लगता है मानने में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। एक्स वाले मेथड से करोगे हो जाएगा, बट एक्स वाले मेथड को आप छोड़ो क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे विदाउट एक्स भी हम कर सकते हैं। अंतर लोगे 6 आ जाएगा, ऐसे करके आपका इजीली आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें वो मानना नहीं पड़ा क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ गया 7x और 5x को मान के भी कर सकते हैं। एक तरीका ये था यहाँ से भी कर सकते थे, या फिर आप 7x और 5x को मान के इनका अंतर लेते आप। अंतर से आपका 7x और 5x का अंतर लोगे, 7x में से आप 5x घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 2x बराबर कितना आना चाहिए? 6। x का मान यहाँ से भी आपको 3 मिलता और हमें यहाँ से 3 मिल ही गया था। उनका योग बताना था, 12 से गुणा कर दिया योग को हमने, आंसर आ गया अपना। आगे चलते हैं। किसने सुझाव दिया कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु का संगठित रूप है? ये तो
परिभाषा है, याद करने वाली चीजें। पाठ्यचर्या को विषय वस्तु का संगठित रूप कहा था बेंट और कॉर्नबर्ग ने, बेंट और कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम, ये वाला अनुपात वाला आ गया। 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो पहली बात यूनिट को बदला करो, सीधा ऐसे मत कर देना। 5/20 आपने सॉल्व करा, 5:2 आ गया कट होके। 5:2 यदि ऑप्शन में दे देते वो, तो कुछ बच्चे लगाते 5:2 भी लगाते। और इस बार का तो ठीक है, पेपर आपका अच्छा बनाया गया। एक अनुभव साझा करता हूँ वर्ग 2 का, वर्ग 2 मेंस का अनुभव साझा करता हूँ। आपके वर्ग 3 मेंस में भी यही अनुभव काम आएगा। वहां पे जो ऑप्शंस थे ना, उन्होंने क्लोज क्लोज दिए गए थे, यानी कि बच्चा यदि गलत करे तो वो भी उसे गलत उत्तर भी उसको मिल जाए। मतलब आप चीज मेंस के लिए तैयार हो जाइए, वर्ग 3 मेंस के लिए, कि ऑप्शंस इस बार तो बहुत दूर दूर दिए गए। अगली बार जो मेंस में आपको जो ऑप्शंस भी मिलेंगे ना, गलत ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसका 5:2 देखने को मिल गया, 2:5 भी आपको दे सकते थे। अभी तो इसमें तो क्लोज नहीं दिख रहा, लेकिन मेंस में आप देखना ऑप्शन को क्लोज किया गया था। और आखिरी में जाकर के जो साइंस लेवल का के पूछे गए थे मैथ में, मैंने ऑब्जर्व करा, या किसी भी अन्य विषय में आप जाओगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को, तो लैंग्वेज में आखिरी के 2 ऑप्शन जो थे ना, बहुत क्लोज क्लोज। 2 को तो आपने हटा दिया कि ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, 2 ऑप्शन को हटा लिया। बाकी के ऑप्शन में आप फंस रहे थे, इतने क्लोज दिए थे उन्होंने। पेपर को सोच करके डिफिकल्ट बनाया गया था, क्योंकि कम शिफ्ट में पेपर होना था। पेपर बनाना मतलब ज्यादा समय नहीं ले रहा था, कम क्वेश्चन डिजाइन करना था। जब कम प्रश्नों को डिजाइन करना होता है तो पेपर को कठिन बनाया जा सकता है। जब बहुत सारे शिफ्ट में पेपर बनते हैं तो आसान प्रश्नों को भी लेना पड़ता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मेंस के लिए थोड़ा सा लेवल अच्छा रखेंगे, वो प्री की तुलना में लेवल आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा अन्य ग्रुपों में। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, मुझे विश्वास है। आगे चलते हैं, इसका हमने आंसर की बात ही नहीं करी, कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलो। आपको पता है कि भैया 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर बराबर, 100 मीटर नहीं, 20 मीटर बराबर, 20 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। क्या करोगे, 20 से गुणा कर दोगे, 20 गुणा 100 हो जाएगा। तो 50 का तो 50 रहेगा, नीचे 20 का 20 रहेगा, कितना आ जाएगा, 100 का गुणा और हो जाएगा। तो 50 से 2 बार में कट जाएगा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे कितना 40, 1:40 आपका, 1:40 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस वाले को देखिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला, जो हमने कल नंबर सिस्टम में पढ़ा था हमने इसको, आपको याद हो तो। कल हमने नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों को करा था, मैंने ये बताया था बेसिक में। लेकिन वहां पे मैंने टफ लेवल के प्रश्न भी लिए हुए थे, वो एक्स का मान बताना था, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी हमने वहां पे देखे थे। एनसीईआरटी बंसोर्ट नंबर सिस्टम, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, आपका ये नंबर सिस्टम अच्छे से कवर हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि एनसीईआरटी लेवल का प्री का पेपर नहीं था, आपका एनसीईआरटी लेवल का था, मेंस का एनसीईआरटी लेवल का बनेगा, यदि टफ भी बनेगा तब भी आपका बंसोर्ट से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक तरीका होता है, मैं आपको लिख दूं कि x की पावर -1 लिख दूं, तो हम इसको 1/x लिख लिख सकते हैं। यदि 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। x की पावर -2 है, 1/x² लिखा जा सकता है। 1/x² है, x की पावर -2 लिखा जा सकता है। ये कंसेप्ट होता है, इसी पर आधारित प्रश्न है। तो 2 की पावर -1 है, क्या हम इसको 1/2 नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। 4 की पावर -1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दो। अब 2 की पावर 2 है, क्या इसको 1/2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो 1/8 हो गया, 1/8 भाग है, भाग लगा दो, भाग है, भाग लगा दो। और ये कितना है, 1/4, 1/4, इसको ऐसे कर दो, 1/4 क्लियर है। ये 1/8 बन गया, और ये वाला आपका 1/4। 1/8 को 1/4 से गुणा करना है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, a/b बड़ा सा बटे c/d। जब इसको सॉल्व करते हो a/b वहीं रहता है, ये जब दो बटे में चीज रहती है आपकी पलट जाती है, आपका d/c हो जाता है, यानी पास पास वालों का गुणा और दूर दूर वालों का गुणा हो जाता है। एक और एक का गुणा 1 हो जाएगा, बटे दूर दूर वालों का नहीं, 1/8 गुणा 4 उल्टा हो जाता है, ठीक, 1/8 गुणा 4/1 हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा।
आपका 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने गलत बताया था ये वाला आपको, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़ आपको फिर से। देखिए, मैंने क्या बोला, 1 का गुणा किससे हो रहा है? 4 से, मतलब दूर-दूर वालों का गुणा हो गया, दूर-दूर वालों का गुणा। 1 का गुणा किससे हो गया? 1 से हो गया। फिर गलत बोला, 1 का गुणा 1 नहीं, दूर-दूर वालों का बोल रहा हूँ। 1 का गुणा 4 से होगा, सॉरी, दूर-दूर वालों का गुणा, यहाँ पे 1 और 1 दूर नहीं है, 1 और 4 दूर है। 1 का गुणा 4 से करेंगे, पास-पास वालों का गुणा नीचे लिख दो। क्लियर है? आशा करता हूँ ये आपका कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मतलब 1 का गुणा आपने किससे कर लिया? 1 का गुणा 4 से कर लो, 4 आएगा। 1 का गुणा 4 से कर लो, फिर पास-पास वालों का गुणा 8 का गुणा 1 से कर लो, 8 नीचे आ जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन बने, सॉल्व करोगे 1/2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तरीका आपका क्लियर हो। एक और बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। यदि आपको देखने को मिल जाए 2/3/4 देखने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे? अब ये एक बड़ा नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, इसको आप ऐसे लिखोगे, ये बड़ा सा बटे 2/3/4 दिया था। तो यहाँ पे आप 2 का तो 2 लिखोगे, ये पलट जाएगा नीचे वाला, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एक और तरीका देख लो यहीं पे, आपको 2/3 दिया हुआ हो, बड़ा बटा लगा हुआ हो, और यहाँ मान लो इन्होंने 4 लिख दिया, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको 2/3 तो आपका वही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 1 कर लो, आपका ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 2/3 गुणा 1/4, सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा। 1/2 आंसर आ गया। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बताना है, किसने डिस्क्राइब करी थी? रूपों का सिद्धांत जो विचार और भाषा के विचार का वर्णन करता है, जिसका अर्थ रूपों नामक अमूर्त परिभाषाओं या अवधारणाओं से होता है। जैसे सभी जैसे सॉरी जिसे सभी संस्थाओं और गुणों को नामित किया जा सकता है, द्वारा दिया गया था। हमबोल्ट, शॉपिरो, प्लेटो, जॉन लॉक। प्लेटो इसका आंसर आएगा, ये भी याद करने वाला प्रश्न आपका आ गया था, परिभाषा टाइप की मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहली बात, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7, और 8 माइनस 7 बटे आपका 8 प्लस 7 है ही, तो ये तो आपका कट जाएगा। 8 माइनस 7 आपका क्या आ जाएगा? 8 में से 7 जाएगा तो एक आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी आएगा, सी आएगा, एक आएगा, गलत है यहाँ पे, गलत है। ईएसबी ने भी शायद इसको पहले गलत आंसर दिया हुआ था, बाद में चैलेंज वगैरह हुआ था शायद ये वाला क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है। क्लियर है? दूसरा तरीका था 8 अठैया 64 कर लो, माइनस 7 सतैया 49 कर लो, बटे 15 से आप भाग कर दो, तब भी आपका मतलब एक बेसिक तरीके में जाके, लेकिन फॉर्मूला से आपको मनी मन में कर सकते थे। ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी 8 में से 7 जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सामाजिक, विषय पर प्राधिकरण, अ, आकर्षक व्यक्तित्व, या प्राचुरता। तो शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है कि विषय पर उसकी कमांड हो, विषय पर प्राधिकरण हो, विषय का विशेषज्ञ हो वो, तो उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। आप शिक्षक बन के जा रहे हो, आप अपने विषय पे कमांड ही तो कर रहे हो, प्री निकाला, आपने मेंस निकाला, आपके अंदर के आत्मविश्वास नहीं रहेगा, आपके अंदर एक बहुत ही उच्च स्तर का आत्मविश्वास रहेगा जब आप बच्चों को पढ़ाओगे। विषय पर कमांड ही तो कर रहे हो आप अभी, पढ़ पढ़ के पढ़ाकू बन गए सभी। लेकिन सिलेक्शन इस बार लेना ही हर हाल में, कुछ हो जाए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। तनाव परीक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, इंग्लिश वाला भी लगा देता हूं ताकि आप पढ़ पाओ। तनाव परीक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है? अनुभूति, प्रतियोगिता, अनुभूति भावना, तनाव चूक, प्रदर्शन की चिंता। ठीक, इसका आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, बहुत कुछ आपने सीखा। इसी प्रकार से बने रहिए। जो एनसीईआरटी वन शॉट चल रही हैं, आपको हो सकता है लग जाए, आपको हो सकता है लगे कि वो व्यर्थ क्लासेस हैं। मैं आने वाले समय को सोचकर, समझकर, वर्ग 2 मेंस को देखकर आपको चीजें तैयार करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी रामबाण है, थी और रहेगी आने वाले समय में। शिक्षक भर्तियों के लिए तो रामबाण है,
एनसीईआरटी होनी चाहिए। मैं एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे। वो वन शॉट वीडियो देखते रहिएगा। भले ही आपको लगे कि यार यह चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं उस एनसीईआरटी को मर्ज कर रहा हूँ ट्रिक के साथ में, ट्रिक के साथ में, ट्रिक के साथ में, कि ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्नों को किया जा सके, कम से कम टाइम में आंसर लाया जा सके। आप जो बहुपद वाली कल क्लास आने वाली है, पॉलिनोमियल वाली, बहुपद वाली पॉलिनोमियल, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। बेसिक से एडवांस जाएंगे, बहुत चीजें कवर कर लोगे आप वहां से। जो सिली मिस्टेक्स होंगी ना, वो नहीं होंगी। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये पीडीएफ आपको वहाँ पीडीएफ वाला फोल्डर बन जाएगा, जल्दी हम बनाने जा रहे हैं। बनशॉट वाला पीडीएफ भी वहीं मिलेगा, वो ये भी आपको वहीं मिलेगा जो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कोई तोड़ नहीं है एमपी में। हम जो कार्य कर रहे हैं, बहुत अलग लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। मतलब हम जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं वर्ग 3 मेंस के लिए, जो क्वेश्चंस पे उनकी विस्तृत व्याख्या ऐसी डिजाइन कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए हमारे जैसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप कहिएगा। पी बाय क्यू आपको मिल जाए हमारे जैसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, टेस्ट के फॉर्म में, तो आप हमसे कहिएगा। बहुत शानदार लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको जो फायदा होगा उसकी कोई तुलना नहीं है। जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, एग्जाम दे के आना, फिर हमारे टेस्ट को ज्वाइन करना, और फिर देखना कि आपने क्या खोया। जिन्होंने ज्वाइन करा होगा और वो कंपेयर करना कि हमने क्या पाया। बहुत गजब लेवल पे आपको चीजें मिलेंगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करिएगा, बहुत फायदा होगा। टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।